जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र, आपका भाई संतोष रेणु यादव। आज का लाइव जीवन में पहली बार आप सबों के बीच एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में आया हूं। अब तक आपने बहुत सारे लाइव देखे होंगे जो कि एक कलाकार के रूप में, हालांकि उस वक्त भी मैंने बहुत सारा लाइव ऐसा था जो एक समाज सेवक के रूप में आप सबके बीच आया था। इस लाइव के माध्यम से सबसे पहले पूरी आवाम को प्रणाम करते हुए हमारे भारतीय सब लोग पार्टी के समस्त ईमानदार एवं कर्मठ पदाधिकारी, एक पंचायत लेवल से लेकर के राज्य और देश के लेवल तक जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कर्मठ सदस्य हैं, उनके साथ साथ हम अपने नेता डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, जिनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता है। उनके व्यक्तित्व, उनके विचार के बारे में, जो जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से संसद तक गए, और वहाँ जा कर के जनमानस की भलाई हेतु, जनमानस के समस्याओं को वहाँ पे उठाया। साथ ही साथ हमारे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, महासचिव, उनके साथ साथ जितने भी जो ग्रास रूट से लेकर के जो अपर लेवल तक जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनका कोटि कोटि नमन करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं इस लाइव में। बहुत ही सुखद अनुभूति प्राप्त होती है जब समाज में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी पूरे के पूरे 50% करने की बात कोई नेता करते हैं। और इसी विचार के साथ हमारी पार्टी, भारतीय सब लोग पार्टी, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद श्रीमती रेणु कुशवाहा जी, जो कि
हमारे पार्टी भारतीय सब लोग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बताया और बनाया। पार्टी में शामिल जितने भी तमाम लोग हैं सबका हार्दिक अभिनंदन। सब लोग जहां हैं वहां से पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हमारी भारतीय सब लोग पार्टी की स्थापना 26 अप्रैल 2020 को किया गया। जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अरुण कुमार जी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सुश्री रेणु कुशवाहा जी पदस्थापित हैं। दोस्तों, अभी जो वर्तमान जो दौर देख रहे हैं, बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। देश में, समाज में बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। तमाम तरह के लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लुभावने वादे करके हमारा और आपका विश्वास हासिल करते हैं, हमारा और आपका मत लेते हैं और उसके बाद हम सब के आत्मा में, हम सब के पेट में खंजर भोग करके भूखे पेट रोड पे तड़पने को मजबूर कर देते हैं। अभी हमारी कोई मंशा नहीं थी राजनीति में आने की, लेकिन कोरोना काल के बाद सरकार ने लॉकडाउन का फैसला किया और उस लॉकडाउन ने जो स्थिति हमारे कामगार, हमारे मेहनती मजदूर, हमारे लगनशील विद्यार्थियों के बीच उत्पन्न की, जो परिस्थिति आज झेल रही है पूरे हिंदुस्तान, और ख़ास करके अगर बिहार की बात करें तब तो बहुत ही भयावह स्थिति है। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। जिस वक्त मैं अपने दोस्त का इलाज करा रहा था दिल्ली के हॉस्पिटल में, लगातार 5 महीने तक वहाँ रहा, उसी हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव हुआ। भारतीय सब लोग पार्टी वो पहली पार्टी थी जिस पार्टी ने हर पल मुझे भरोसा दिलाया कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको वापस लाएंगे बिहार। भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष हमारे आदर्श, हमारे नेताजी डॉक्टर अरुण कुमार जी खुद फ़ोन करके
लगातार मेरी हौसला, मेरी ताकत को बढ़ाने का काम किया। वरना तो मुझे कब का ही लगा था कि मैं दम तोड़ दूंगा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद। बहुत सारे लोग थे, मेरी संपर्क ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों से थी। उस वक्त लोगों ने क्यों नहीं मदद किया मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ से मुझे मदद मिला आज मैं वहाँ पे हूँ। ये तो हमारी निजी बातें हो गई। जब मैं कोरोना से ठीक होकर के रैन बसेरा में ज़िंदगी गुजारा, अपने मेहनती श्रमिक भाइयों के साथ दिल्ली से ट्रक में बैठ करके अपने राज्य आने को सोचा। ट्रक पकड़ ली जाती है। हमारे साथ बहुत सारे हमारे श्रमिक भाई थाने चले जाते हैं, किसी ने फ़ोन नहीं किया। यहाँ तक कि हमने लगभग लोगों को कॉल किया, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। उस वक्त भी भारतीय सब लोग पार्टी रात्रि के 2 बजे 3 बजे लगातार संपर्क में जुड़ करके हमें न सिर्फ वहाँ थाने से निकाला, बल्कि हमारे लिए जो हो सकता था पार्टी ने किया। वहाँ से आने के बाद जो मैंने देखी परिस्थिति, लगातार बिहार से बाहर रह रहे हमारे मेहनती लगनशील बिहारियों की दशा जो मैंने देखी वहाँ पे, उससे आहत होकर के मैंने सोचा कि कुछ आवाज़ उठाया जाए ताकि बिहार सरकार जागे और जाग करके कुछ हमारे मेहनती श्रमिकों के लिए, कुछ हमारे लगनशील विद्यार्थियों के लिए अच्छा करने को सोचे। ऐसा सोचते हुए मैंने वहाँ पे आमरण अनशन ठान दिया। उसमें मेरा कोई निज हित कुछ नहीं था, बस निज हित इतना था कि जितने भी चाहे तो वो हमारे मजदूर भाई हों, चाहे वो हमारे छात्र हों, चाहे वो हमारे कामगार मेरे भाई हों, किसान हों, सैनिक हों, जो लॉकडाउन के बाद आर्थिक मजबूरी से गुजर रहे थे, जो प्रवासी मजदूर थे, दूसरे राज्यों में तिल तिल कर मर रहे थे, और बिहार सरकार आराम से सो रही थी। सरकार को जगाने के लिए मैंने आमरण अनशन ठाना। लगातार 61 घंटा मैंने अनशन पे रहा। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट पर भी मैं बैठा, जंतर मंतर पर अनशन किया, संसद भवन तक का दौरा किया, लेकिन बिहार से
किसी नेता को ये फुर्सत नहीं मिला कि ये जो लड़का कर रहा है ये श्रमिकों के लिए ही कर रहा है। उस दौरान भी भारतीय सब लोग पार्टी श्रमिकों के लिए किए गए हमारे इस कार्य को, हमारे इस अनशन को मजबूती प्रदान की, हमारा हौसला अफजाई किया। तब जाकर के यहाँ पे आने के बाद बिहार में मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, अपने नेता डॉक्टर अरुण सर से मुलाकात किया। बैठ करके एक दूसरे का विचार जाना, और तब मुझे लगा कि हमारा विचार यहाँ काफ़ी मेल खाता है। और फिर मैंने अंततः इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, जिसके साथ पार्टी ने विश्वास जताते हुए हमें युवा राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी। मैं इसके लिए पार्टी के तमाम सदस्यों का, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का, पार्टी के जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी अभी इस कोरोना काल में हम सब के बीच आते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे सपने दिखा देते हैं। क्या धरातल पे उतरती है? ये नीतीश कुमार जी लगातार 15 साल तक बिहार की सत्ता संभाली। आज बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि 15 साल में हमारा बिहार पीछे हुआ, आगे नहीं हुआ। अगर शिक्षा की बात करें, वहाँ घोटाला, स्वास्थ्य की बात करें, वहाँ घोटाला, कृषि की बात करें, वहाँ घोटाला, उद्योग और कारखाने का सपना तो छोड़ ही दीजिए, आप कारखाने की बात कर ही नहीं सकते हैं। पता नहीं ऐसा घिनौना कार्य नीतीश कुमार जी क्यों किए बिहार के साथ। इसका जवाब तो उनकी आत्मा जानती होगी। आज लाखों की संख्या में मजदूर मरे हैं, 1-2 की संख्या में नहीं। मैं तो कहता हूं कि जो लोग अपने अपने परिवार गंवाए हैं, आपकी कोई गलती थी क्या? आपने कभी सोचा? आपकी यही गलती थी कि आप गरीब हैं? आपकी यही गलती थी कि आप मजदूर हैं? नहीं, आपकी सबसे बड़ी गलती है, हमारी सबसे बड़ी गलती है
कि हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं और लुभावने वादों के चक्कर में, प्रलोभन के चक्कर में आकर के, घड़ियाली आंसू के चक्कर में आकर के अपना बहुत बड़ा विश्वास सामने वाले को दे देते हैं और उसके बाद वो खेलता रहता है हमारे विश्वास के साथ। ऐसा कब तक चलेगा? लगभग 3 करोड़ की संख्या में हमारे बिहारी देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों में अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रदेशों और देशों को विकसित करने का कार्य करते हैं। फिर वही बिहारी बिहार के लिए वही बिहारी का जो बौद्धिक क्षमता है, जो मानसिक क्षमता है, जो आर्थिक, शारीरिक, उन क्षमताओं का उपयोग बिहार को विकसित करने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? आपको पता है आपको क्यों नहीं विकसित किया जाता है? आपके बच्चों को क्यों तड़पाया जाता है? आपको पता है? क्योंकि सरकार को पता है कि जिस दिन आप विकास कर जाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों को बाह पकड़ करके सत्ता पर से खींच करके बाहर फेंक देंगे। जाति पाति, धर्म, संप्रदाय, बहुत सारी चीजें हैं। जिस वक्त मैंने भी पार्टी ज्वाइन किया तो बहुत सारे विचार मेरे मन में आ रहे थे, लोग क्या बोलेंगे, जाति पाति, सारी चीज़ें। फिर मुझे लगा कि लोग सही होते हैं, कुछ नेता लोग इन शब्दों को आम जीवन में इम्प्लीमेंट करके और लोगों को भड़काते रहते हैं, सामाजिक दूरियां बनाते रहते हैं। आप जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार के गोपालगंज जिले में जो हत्याओं का दौर चला, ये कोई नई बात नहीं है। 15 साल में न जाने कितने सर को कलम कर दिए गए, कितनी मांग धो दी गई, कितने गोद सुने पड़ गए, कितना आंगन उदास हो गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए। कोई नई बात नहीं है। सरकार क्या कर रही है? क्या आपको लगता है कि अगर सरकार सही तह तक जाती, सरकार अगर प्रॉपर वे में कार्य करे, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, संभव है? क्राइम अगर सरकार चाह जाए तो नहीं रुकेगी। हमारे नेता डॉक्टर अरुण बाबू अपनी जो उनकी विचार है आगे की राजनीति की, और अगर जिस तरह से अभी अपार समर्थन मिल रहा है पार्टी को, विश्वास जता रहे हैं लोग, हमारे नेताजी का कहना है मात्र 3 महीने सरकार जिस दिन हमारी बनती है
अगर 3 महीने में अगर एक सख्त कानून व्यवस्था स्थापित नहीं किया बिहार में, तो फिर लोगों को जो कहना होगा वो कह देंगे। क्योंकि काम करने से होता है, बात करने से नहीं। यहाँ तो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने परिवार के नाम पे और अपनी निजी जिंदगी से जोड़ करके रेलगाड़ियां चलाया करते हैं। यहाँ पे मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था हुई? तमाम तरह की प्रश्न है जिसका जवाब हम सबको सरकार से पूछनी है। और आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द ये जितने भी लोग हैं बहुत जल्द आपके बीच आएंगे। लुभावने वादे, बहुत बड़े बड़े सपने आपके बीच रखेंगे। समझना हम सबको है किसको चुने, किसको नहीं चुने। हमारे मजदूरों की जो स्थिति हुई, जो हमारे छात्रों, हमारे किसानों, हमारे नौजवानों, हमारे कामगारों की जो स्थिति हुई, जितना शर्मसार किया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम उन्हें नहीं ला सकते, कोरोना बढ़ जाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी, जिनको हम तो हाफ पैंट बोलते हैं, उनको हम फुल पैंट नहीं बोलते, हाफ पैंट है वो, क्योंकि जब बाढ़ आएगा तो हाफ पैंट पहन करके वो पुल पर चढ़ के भाग जाएंगे। उनका कहना है कि बिहार में संसाधन नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है कि मैं अपने प्रवासियों को वापस ला सकूं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। और मैं तो कहता हूं कि इस्तीफा दे करके आप चले जाइए, जा करके सन्यासी बन जाइए। इस तरह की शब्दों से आप सीना को छलनी करते हैं, बिहारियों को छलनी करने का काम कर रहे हैं। वो बिहार जो कभी देश का नेतृत्व किया करता था, उस बिहार के पास संसाधन ही कमी हो गई अपने लोगों के लिए। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि ये सच्चाई है कि हमारे यहाँ संसाधन नहीं है? संसाधन रहेगी भी तो कहाँ से रहेगी? जब संसाधन का खजाना ही लूट लिया जाता है। यहाँ पे तो नेता 5 साल के लिए बनते हैं लोग। नेता बनने के पहले भाड़े की गाड़ी से चलते हैं और नेता बनते ही अपनी गाड़ी तो छोड़ दीजिए, अपने पास की गाड़ी तो छोड़ दीजिए, अपने चमचे और अपने गुर्गों के लिए भी गाड़ी बांट दिया करते हैं। विकास कहाँ से होगी? एक सख्त कानून, एक सख्त सरकार बनाने की जरूरत है। और यह तभी संभव है जब हम सब जाति पाति और धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति पे विश्वास करें। नेता पे नहीं, इंसान पे विश्वास करें। राजनेता नहीं, लोक सेवक बनाएं। जागने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। और
मुझे लगता है कि जब हम सब जाग जाएंगे, हमारी समस्याएं बहुत दूर भाग जाएंगी। हमारी पार्टी, भारतीय सब लोग पार्टी, हर संभव प्रयास करते हुए कार्य भी कर रही है, और जिन विचारों से मैं प्रभावित हुआ अपनी पार्टी के, वो विचार फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, और उसमें भी एक गुणवत्ता जोड़ ली जाए। आप कमाते हैं, खर्च करते हैं बाज़ारों में, वो पैसा जाता कहाँ है? सरकार के पास ही जाता है ना। फिर आपकी तबीयत खराब होती है तो सरकार वही आपसे आपके इलाज कराने के लिए पैसा लूटती है। आपका इलाज पीएमसीएच और ज़िला अस्पताल में कराने को बोला जाता है। आपको ज़िला अस्पताल और पीएमसीएच और इसी स्तर के अस्पतालों के लायक आपको समझ करके छोड़ दिया जाता है। और नेताओं का इलाज कहाँ होता है? अफसरों का इलाज कहाँ होता है? कितने गरीब हैं जो मेदांता और मैक्स जैसे हॉस्पिटल में इलाज कराने की क्षमता रखते हैं, और बिहार में कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जो मेदांता और मैक्स जैसे टेक्निकल सुविधाओं से लैस है? सवाल तो उठता है ना। शिक्षा की बात करें, बिल्कुल स्तरहीन हो चुकी है। जो शिक्षक हैं उनको सही तरीके से अल्फ़ाबेट नहीं पता है, जो शिक्षक हैं उनको सही तरीके से व्याकरण की परिभाषा नहीं पता है, और वो भविष्य का निर्माण करने के लिए चले। इसमें उन शिक्षकों की गलती नहीं है। रोजी रोटी, पेट, परिवार सबके लिए ज़रूरी है। कुछ न कुछ तो करना है। तो उन्हें जो बहाल की सरकार, उन्हें किसी और पदों पर भी बहाल किया जा सकता था। और शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल जो पर्सन हैं, उनको लाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो विद्वता की गला घोंट दी जाती है, विद्वता का कत्ल कर दिया जाता है। आप अपने बच्चे के लिए जब भी उच्च शिक्षा की बात सोचते हैं, जब भी टेक्निकल एजुकेशन की बात सोचते हैं, गरीबी सामने आ जाती है। फिर क्या होता है? कॉलेज, यूनिवर्सिटी लोन बोनाफाइड लेटर प्रोवाइड करती है। आप लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद जो पैसे मिलते हैं लोन से, वो आप कहाँ देते हैं? आप इंस्टीट्यूट को दिए, कॉलेज को दिए, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को दिया, यूनिवर्सिटी यूजीसी को दिया, और इसके तहत वो प्रोसेस चलते चलते वो पैसे फिर से सरकार के पास चले जाते हैं। आपने डिग्री हासिल कर लिया, उसके बाद क्या आपको रोज़गार मिला? जब आपको रोज़गार नहीं मिला तो सरकार क्या आपके साथ न्याय की? आप पहले तो कम से कम मेंटल फ्री थे, आपके ऊपर कर्ज नहीं था।
अब तो आपके ऊपर लोन भी आ गया, लोन का भी प्रेशर आपके सर पे है। विद्यार्थी जो लगातार मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। उस दौरान डिप्रेशन का शिकार होते हैं और इस प्रकार से विद्वता की गला घोट दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बिहार जो कभी अनाज का भंडार माना जाता था, उस बिहार को भूखे मरने पे मजबूर कर दिया गया। कृषि की बात करें तो FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बंद कर दिया जाता है। SFC, स्टेट फूड कॉरपोरेशन, बंद कर दिया जाता है। किसानों को तमाम लुभावने वादे, तमाम लुभावने सपने दिखा दिए जाते हैं। आज कृषि की क्या हालत है, हमारे किसान बंधु बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। लगातार कभी कोसी आपदा तो कभी सुखाड़, इसके बहाने बिहार को लूटा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि पिछले 15 साल में नीतीश कुमार जी के पास, बिहार सरकार के पास इतने फंड नहीं हुए जो कोसी आपदा को रोक सके? सवाल तो बनता है ना। लगातार हर वर्ष कोसी आपदा, उसका अस्थायी समाधान क्या संभव नहीं है? बहुत सारे प्रश्न हैं, उसका समाधान हम सबको ढूंढना है। और ढूंढने की कोशिश भी करनी चाहिए। आज का एक मेरा संक्षिप्त लाइव था। अपने प्रदेश कार्यालय से मैं लाइव हूँ। बुद्धा कॉलोनी, चकारम, संत मैरी चर्च के ठीक पीछे, पटना। आप सबों को प्रणाम। आप सबों से बस इतनी सी अनुरोध है, जागिए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।